हम लास्ट टाइम पे कुछ पढ़ रहे थे, है ना? फिजिक्स नाम की कोई चीज थी, है ना? फिजिक्स पढ़ रहे थे लास्ट टाइम हम लोग। अब हम लोग उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे। कल भी हमारी क्लास, आज भी हमारी क्लास, एक हफ्ता हो गया हमारी क्लास को बोल आप लोग तैयारी कर रहे हो? आज मैं आपको मुझे याद दिला देना करीबन जब तुम लोग घर पहुंचोगे, अभी जब घर पहुंचोगे तो मुझे याद दिला देना, कि मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ। याददाश्त ना वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, तो आप लोग याद दिला देना। मैं आप लाना करीबन 6 बजे याद, ठीक है? मैं आपको एक PDF भेजूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वही पेपर है जैसे हमारे पेपर होते हैं ना, बस पेपर है वो, तो पेपर करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजूंगा। आप लोग उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करना कि कितने क्वेश्चन हुए, कितने क्वेश्चन नहीं हुए, और कल मॉर्निंग में मैं आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। हम लोग कल पढ़ रहे थे, इससे पहले कहाँ पर थे हम लोग? हम लोग थे रिफ्रैक्शन में। हाँ। हम लोग पढ़ रहे थे कि सर हमने आपसे कहा था कि मान लो अगर तुम पानी के अंदर हो, हाँ। अगर कोई भी बंदा डेंसर मीडियम में होता है और वो रेरर मीडियम को देखता है, ठीक है, तो उसे जो वस्तु पास होती है वो कहाँ दिखती है? दूर। और हम लोग अगर रेरर मीडियम में हैं और हम लोग डेंसर मीडियम की कोई चीज देखेंगे तो जो वस्तु ज्यादा नीचे होगी वो हमें कहाँ दिखती थी? ऊपर। उसका मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। मैंने आपसे कहा था कि मान लो यहाँ पर कोई वाटर है, तो वाटर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μW, ठीक है? अब उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से देखें, अगर हम लोग यहाँ से देखें, मान लो यहाँ पर एक सिक्का पड़ा हुआ था, कॉइन तो पढ़ाया था मैंने, ठीक है? कॉइन पड़ा हुआ, कॉइन पड़ा हुआ है, तो एक रेस जाएगी ऐसे, जाने के बाद में नॉर्मल पर पड़ने के बाद अगर डेंसर से कोई रेस रेरर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, मतलब जिधर उसे जाना चाहिए था वो उधर ना जाके, जैसे जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन ये चली जाती है ऐसे। और मैंने कहा दुनिया में हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, हमें वही चीज दिखाई देती है जहां से रेस हमारी आंखों पर पड़ गई। अगर कोई भी वस्तु है वहां की जो रेस है वो हमारी आंखों तक नहीं आ पा रही है, चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है, तो वो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब मैंने कहा कि हमें जो जितनी भी रेस है वो सारी की सारी सीधी दिखाई देती हैं, तो अगर ये हाइट h गहराई पर है, लेकिन जो हमें जब ये रेस सीधी दिखाई देगी तो यही सिक्का हमें यहाँ दिखाई देगा, और ये हाइट मैंने मानी थी h डेंस, ठीक है? या फिर इसे हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। इसे क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ। और एपरेंट डेप्थ का अगर मैं फार्मूला देखूं तो मैंने लिखवाया था पिछली बार, मैंने d डैश करवाया था वहां पर, इस बार मैंने h डैश करवा दिया। वो हो जाएगा तुम्हारा h/μ, ये करके फार्मूला है h/μ, ठीक है? एपरेंट डेप्थ। और जो शिफ्टिंग हुई थी वो यहां से यहां तक हुई थी, तो जो शिफ्टिंग का फार्मूला लिखवाया था, शिफ्टिंग का फार्मूला वो हो जाएगा d h माइनस h डैश, h माइनस h डैश, h ऐसे ही और h डैश की जगह h/μ, यानी कि फार्मूला आएगा h 1 माइनस 1/μ। अगर बाहर एयर है तब, बाहर एयर है, नीचे कोई और मीडियम है तब तुम्हारा ये फार्मूला है। अब एक बात समझने की कोशिश करो दोबारा चीज,
मैंने तुमसे कहा सर पार्टी बोलने की बात हो गई क्या पार्टी आपने मैसेज किया था ना कि जो प्लान करेंगे। अच्छा, उस चीज की पार्टी बताइए। ठीक है, हाँ अच्छे से मुझे याद है। अगली बार हम आएंगे तो प्रिपेयर होके आएंगे, कल ही टेस्ट चलो समझते हैं हम पहले इस चीज को। पार्टी मिल जाएगी तो आगे नहीं। देखो अब इस चीज को जरा समझे हम एक बार। जैसे आप धूप तो नहीं आती है, धूप लग रही है तो तुम लोग हो बेवकूफ इंसान हो क्या? इनसे बोलो, जो इधर आएंगे जो बैठे हुए दो लोग हैं, इनसे ये बोलो कि हमें यहाँ पर धूप लगती है, यहाँ पर पर्दे की व्यवस्था कराओ। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कुछ होने का नहीं होगा, सही है? तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। देखो अब हाँ एक आप पढ़ लेंगे, ठीक है? ध्यान से पढ़िए, लगभग 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटे की। देखो मान लो तुम किसी जगह गए, वहां पर पानी भरा हुआ है, उस पानी में नीचे सिक्का पड़ा हुआ है। तुम जब भी देखोगे वो सिक्का तुम्हें नीचे से कहाँ दिखेगा? ऊपर। जब नीचे से ऊपर क्यों दिखेगा उसका मैंने रीजन बताया। यहाँ से रेस जाएगी, जाने के बाद में रेस को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन डेंसर से रेरर में जाएगी तो इधर की ओर टर्न हो गई, इधर टर्न हो गई, लेकिन वो हमें कोई भी लाइट टर्न होते हुए नहीं दिखती। हमें यही दिखती है लाइट हमेशा सीधी चल रही है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे ऐसे सीधे मिलाऊंगा तो यहाँ दिखेगा। जो सिक्का रियल में यहाँ था वो रियल में यहाँ ना दिख के हमें कहाँ दिखेगा? ऊपर। जहाँ ऊपर ये सिक्का दिखता है, जो वाटर है वहां से यहाँ तक की जो डेप्थ होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। ये मैंने पूरा डेरिवेशन कराया था इससे पहले वाली क्लास में। मैंने वहां पर कहा था एपरेंट डेप्थ का जो फार्मूला आया था, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ क्या है? एच डैश। तो एच डैश बराबर यहाँ से यहाँ तक क्या है? एच अपॉन म्यू। ठीक है, तो एच डैश बराबर एच अपॉन म्यू हो जाएगा। ठीक, अब जरा सोचो सर शिफ्टिंग कितनी हुई होगी? था ये यहाँ रियलिटी में, लेकिन दिख रहा है यहाँ, तो कितना शिफ्ट हो गया? यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया। ये गहराई कितनी है सर? h। h में से अगर मैं h डैश घटा दूंगा तो मुझे शिफ्टिंग दिख जाएगी। तो मैंने क्या किया, h माइनस h डैश करके मैंने यहाँ पर शिफ्टिंग निकाल दी। h मेरा कॉमन आ गया, ये मेरी यहाँ पर शिफ्टिंग आ गई, ये आ गई थी शिफ्टिंग। ठीक है, वैसे मैंने फार्मूला क्या लिखवाया था पिछली बार क्लास में? 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी। हाँ, 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी। ठीक है, फार्मूला लिखवाया था मैंने d 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो डी क्या था? डेंसर मीडियम। ये था रेरर मीडियम। तो अगर मैं देखूं सर रेरर मीडियम एयर ही तो है, और मैंने कहा एयर के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो वही आ जाएगा डी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डी। और यहाँ पर जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू डब्ल्यू। ठीक है, म्यू डब्ल्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक, सही। अब देखो ये हो गया। अब एक बार जरा समझो, अगर मैंने तुमसे ये बात तो कही तो ठीक है सर, मैंने तुमसे कहा, तुमने क्या किया? नीचे पानी है, ये लिखना नहीं है, नीचे पानी है या कोई भी मीडियम है, मैंने कहा ऊपर एयर है और एयर से तुम देख रहे हो। अगर इसकी डेप्थ डी है, मैंने कहा बताओ एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, यानी कि ये यहाँ से कितने ऊपर दिखेगी? तो तुम बोले सर सीधे फार्मूला रख दो, d बराबर d अपॉन म्यू। इससे पहले मैंने किया था तो वहां पर h था, तो h अपॉन म्यू था। यहाँ पर हो जाएगा d डैश बराबर d अपॉन म्यू। ये तो सबको पता है। अब जरा सोचो, नीट कितने प्रकार से सोच सकता है, कहाँ से क्वेश्चन सोच सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। अब मैंने पढ़ाया तुमको ये, अब नीट ने क्या किया? नीट ने कहा मान लो यहाँ पर दो मीडियम है, एक मीडियम है μ1 और एक मीडियम है μ2। इसकी जो गहराई है वो d1 है और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? d2। इसने कहा बताओ यहाँ सिक्का है, सिक्का यहाँ पर है। अगर सिक्का यहाँ पर है तो बताओ अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से अपन देख रहा है तो इसकी अब एपरेंट डेप्थ क्या होगी?
अगर एक मीडियम होता तो तुम क्या करते सर, यहाँ की गहराई अपॉन म्यू, गहराई अपॉन म्यू। अगर दो मीडियम होंगे तो जो एपरेंट डेप्थ का फार्मूला रहेगा वो लगाना d डैश बराबर, सबसे पहले इसके लिए क्या लगेगा सर, d1 अपॉन म्यू 1 प्लस d2 अपॉन म्यू 2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की गहराई d1 प्लस d2 है, d1 प्लस d2, लेकिन रियलिटी में ये कितनी गहराई पर दिखेगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की यही तो d डैश होगी, ये हो गई d डैश। अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ ये शिफ्ट कितना हुआ होगा, ध्यान रखना d एपरेंट में और d शिफ्टिंग में अंतर है। शिफ्टिंग का मतलब है इमेज पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था उसकी इमेज यहाँ बन गई, ठीक है, ये शिफ्टिंग, ये तुम्हारी शिफ्टिंग है। और एपरेंट डेप्थ का मतलब है कि वो कितनी गहराई पर इमेज बन रही है, कितनी गहराई पर इमेज बन रही है वो है। अगर तुमसे अब इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे शिफ्टिंग पूछ ली जाती कि बताओ उसकी शिफ्टिंग कितनी हुई होगी, तो शिफ्टिंग का वही फार्मूला जो पहले लग रहा था, क्या यहाँ पर क्या है d1 1 अपॉन 1 माइनस म्यू 1 प्लस यहाँ क्या है d2 1 अपॉन 1 माइनस म्यू 2। अब ध्यान रखना सर यहाँ पर तो रेयर मीडियम, मैं जहां पर हूं उस मीडियम को मैं ऊपर लूंगा, ठीक है। और देखो यहाँ ये गहराई d1 थी सर जी, अच्छा ये d1 गहराई थी, ये d1 गहराई है तो d1 1 माइनस 1 अपॉन प्लस d2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, सही है बिल्कुल। अब मैं ऐसा एक और बना दूं, फिर एक और बना दूं, फिर एक और बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है। सब में जहां भी शिफ्टिंग की बात आएगी वहां पर तुम करोगे जितनी गहराई होगी 1 माइनस म्यू 1 d2 1 माइनस म्यू 2, और अगर शिफ्टिंग की बात आएगी तो हम लोग कहेंगे d डैश बराबर d1 अपॉन म्यू 1 प्लस d2 अपॉन म्यू 2, ठीक है, ये हो गया ऐसे। ये हल्का सा होता है। आप लोग पता है क्वेश्चंस रियलिटी है, आप लोग पता है क्वेश्चंस करते नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चंस करते होते, जो मैंने पहले पेपर भेजे थे उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन थे। अगर वो हार्ड क्वेश्चन को तुम करते तो 100% तुम्हें डाउट होता, तुम पूछते ना, तो किसी ने पूछा क्वेश्चन है ये प्रिंटेड पेज, a printed page, बोलो ना, a printed page is get राइटिंग समझ में आ जाती है तुम लोगों के, बहुत जल्दी राइटिंग। अंशु सर की राइटिंग बहुत अच्छी है, अंशु सर की राइटिंग बहुत अच्छी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तुम्हें ना नेता मंत्री में जाना चाहिए, जब तक भयंकर वाली करो क्वेश्चन ही दिमाग लगाओ। समझे, कुछ टीचर इतने ज़्यादा ऐसे होते हैं। एक लड़का है वो लास्ट ईयर उसकी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, अच्छा बहुत अच्छा कॉलेज है,
उसने क्या हुआ, उसके पास फिजिक्स थी जिसमें लैब में उसने टीचर से कुछ पूछा, टीचर उस पर भड़क गया, उसे उठा के उसकी बैग लगा दी। कल उसका आया रिजल्ट, इसका सर मेरी बैग लग गई, अभी फाइनल रिजल्ट आ गया, बोले हाँ मैंने अब तो बैग ही रही, फाइनल रिजल्ट आ गया तो बैग ही रहती। ऐसे ऐसे टीचर होते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पास भी कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे 2-4 नंबर से तो गिर रहा है, पास कर दे बेचारा, पहला ही है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास में एक प्रिंटेड पेज है। तुमने देखा अगर मेरे पास एक प्रिंटेड पेज है सर, ये मान लो पेज है, ठीक है, इस पेज के ऊपर मैंने ग्लास रख दिया, टेबल के ऊपर ग्लास होता है, उसके नीचे पेजेस होते हैं। अब जो ग्लास की जो थिकनेस है ना, वो तुम्हें को दे रखी है 9 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी तुमको दे रखा है। तुमसे कहा गया है कि बताओ जो ये है, जो ये लेटर है, मतलब जो पेज है, वो तुम्हें कितने ऊपर शिफ्ट दिखेगा। देखो तुमसे डायरेक्ट क्या पूछा है, शिफ्टिंग पूछी है। तुमने देखा होगा, कभी भी तुम देखो, जो भी अगर कोई गिलास के नीचे कोई कागज रखा होता है, वो तुम्हें हल्का सा क्या दिखता है, ऊपर दिखता है, हल्का सा ऊपर दिखता है। तो उसने कहा बताओ शिफ्टिंग कितनी हुई है, तो अरे इसमें टेंशन क्या बात है सर जी, शिफ्टिंग के लिए तो मैं तो फार्मूला जानता हूँ, क्या d1 - 1/μ, ठीक है। d क्या है, बोले 9 सेंटीमीटर, 1 माइनस यहाँ पर क्या हो गया 1.5, सर म्यू की वैल्यू 1.5 तो है, 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, तो 3 ऐसे ही 2 गया ऊपर। एलसीएम कितना लिया 3 - 2, 3 3 जा 9, कितनी शिफ्टिंग आई बोलो 3 सेंटीमीटर के आगे सर मेरी शिफ्टिंग है, 3 सेंटीमीटर मेरी शिफ्टिंग आई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, ठीक है। हो गया, चलो अब हम लोग अगले बात करेंगे। एक क्वेश्चन है, ये मछली है, ठीक है, और यहाँ पर एक पंछी है, मछली है एक ही पंछी है। मैंने कहा अगर इसकी जो डेप्थ है, अरे फिर बोल रहे हो तुम लोग, ये डेप्थ d है और ये क्या है h है, एक तहूर इतने दिनों में आए हो, कैसे बोल रहे हो। अब देखो सर ये d है और ये क्या है मेरी h है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करते 2 लाइन का क्वेश्चन। क्वेश्चन जो तुमसे कहा गया, क्वेश्चन बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्पैरो and fish as seen by स्पैरो और दूसरे नंबर पर फिश। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, सबसे पहले इसे थोड़ा और क्लियर होगा। सबसे पहले इसने ये कहा कि मेरी h गहराई पर फिश है, d गहराई पर फिश है, और h हाइट पर क्या है वाटर से, h हाइट पर स्पैरो, और यहाँ पर क्या है ये एयर है, और तुम्हें पता है फिश हमेशा वाटर में रहती है, इसलिए ये म्यू w, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब तुमसे सबसे पहले कहा गया डिस्टेंस बताओ किसके बीच में, स्पैरो और फिश के बीच में। तुम बोले इतना सरल क्वेश्चन, बोले d + h, गलत नहीं होगा, क्यों
D प्लस H नहीं है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन स्पैरो एंड फिश एज सीन बाय, कौन देख रहा है, ठीक है। सबसे पहले किसने देखा, स्पैरो ने। मुझे बताओ अगर स्पैरो देखेगा ऊपर से, इसे मछली कहाँ दिखेगी, क्या जहाँ है वहीं दिखेगी, ऊपर दिखेगी, ऊपर दिखेगी। अगर सर ये ऊपर दिखेगी तो सबसे पहले देखो मान लो मछली यहाँ से यहाँ दिखी, तो यही तो मेरी डी एपरेंट हो गई सर। तो अब जो ये देख रहा है इसे मछली कितनी गहराई पर दिखेगी, एक तो ये H, एक तो ये H प्लस डी एपरेंट प्लस डी कितनी गहराई पर इसे दिखेगी, तो इसे कितनी गहराई पे दिखेगी, तो उसके लिए निकालूं पहले मैं डी एपरेंट। बोले सर दिक्कत क्या है डी एपरेंट में, अरे बोले डी अपॉन म्यू डब्ल्यू, डी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो अगर मैं पहला वाला कहूं, जब स्पैरो देख रहा है, जब स्पैरो तो जानते क्या होता है, चील, ठीक है, चील होती है। तो अब चिड़िया होती है, गौरैया, तो चील माने क्या होता है, चील का ईगल होता है, ठीक है, ईगल। स्पैरो कोई गेम का भी नाम है क्या, पता नहीं। देखो तो पूरी गहराई कितनी हो जाएगी, तो तुम बोले H प्लस D अपॉन म्यू, क्या ये गहराई हो जाएगी, सिंपल सा मेरा आंसर हो गया। अब लेकिन दूसरी बार क्या बोला फिश देख रही है, अब क्या देख रही है, फिश। सर देखो जब स्पैरो देख रही है, जब चिड़िया देख रही है, तो उसको ये लग रहा है कि ये कितनी गहराई पर है मुझसे, ये मुझसे कितनी गहराई पर है, तो H प्लस D अपॉन म्यू, ठीक है। मतलब इसे ये मछली यहाँ से ऊपर दिख रही है, ठीक है, तो इसे लगेगा कि इसकी गहराई H प्लस D नहीं है, H प्लस D अपॉन म्यू डब्ल्यू, ठीक है, ये गहराई दिखेगी। लेकिन अगर जब फिश देखी, फिश का मतलब हो गया मछली, ठीक है, फिश देखी, तो अगर मैं फिश के लिए कहूं तो फिश वैसे जो फार्मूला आया था इससे पहले वो आया था डी एपरेंट बराबर डी म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, यही तो फार्मूला था, ठीक है, फार्मूला था म्यू रेयर इनटू म्यू डेंसर। अब इसमें क्या हो जाता है, ध्यान रखना, अगर तुम डेंसर से किसी चीज को देख रहे हो, डेंसर से किसी चीज को देख रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो इस वाले मीडियम की तो डेप्थ तुम्हें डी ही दिखेगी, लेकिन अगर मैं इसकी एपरेंट की बात करूं कि इसकी एच एपरेंट क्या हो जाएगी, तो एच एपरेंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी एच इंटू म्यू वाटर, एच इंटू म्यू वाटर। तो इसको जो चिड़िया जो इसको स्पैरो दिखेगी वो डी प्लस एच म्यू डब्ल्यू कितने ऊपर दिखेगी, ठीक है, नहीं पता सर म्यू डब्ल्यू देखो ऐसा है, ये वाला फार्मूला इससे पहले मैंने डेरिवेशन कराया था, इससे पहले जो डेरिवेशन कराया था तो उसमें जो आया था वो ये वाला आया था, कब, जब मैं रेडर में था, ठीक है, हाँ। मैं रेडर में था और चीज को देखा था डेंसर में। अब चिड़िया डेंसर में है और देख रही है रेडर, तो रेडर चला जाता है नीचे और डेंसर आ जाता है, ठीक है, और रेडर एयर है तो यहाँ पर, तो अब इसके लिए अब यही जो डी एपरेंट है वो बन जाता है डी म्यू डी अपॉन म्यू आर, म्यू आर क्या हो गया 1, तो सिर्फ क्या बचा डी इंटू म्यू डी। अब जरा सोचो सर एच की मल्टीप्लाई जब मैंने म्यू डब्ल्यू से करी, म्यू डब्ल्यू का मान 1 से बड़ा होता है, तो 100% सर ये हाइट जो यहाँ है इससे ये कहाँ दिखेगी और ऊपर दिखेगी। अगर मैं टोटल हाइट देखूंगा जो ये देख रही है वो यहाँ से यहाँ तक की गहराई डी और इससे ऊपर वाली हाइट क्या हो गई म्यू डब्ल्यू इनटू एच, यानी कि इतने हाइट पर दिखेगी। इससे उदाहरण मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा, वो वैसे कराऊंगा तो और समझ में आएगा। देखो कभी भी मैंने इससे पहले भी क्लास में बताया था, जब हम लोग अभी हम लोग एयर में हैं, सेम मीडियम है, यहाँ पर एयर है पूरा सेम मीडियम है। अभी मैंने देखा बोतल, तो बोतल इतनी दूर पर मिली, मैंने ऐसे उठाया इतनी दूर पर मिली, यही बोतल को अगर मैं स्विमिंग पूल में डाल दूँ, ठीक है, स्विमिंग पूल का पानी कभी साफ है, कभी क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, तो जहाँ पर ये है वो वहाँ नहीं दिखेगी, कहीं और दिखेगी, ठीक है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया।
और वही चीज को अगर मैं खुद स्विमिंग पूल के अंदर चला जाऊं, स्विमिंग पूल के अंदर चला गया, स्विमिंग पूल के अंदर जाके अब मैं टेबल पे मान लो या कहीं ये नीचे ये टेबल रखी हुई है हवा में, अब मैं ऐसे हाथ बढ़ाऊंगा तो ये वहां नहीं मिलेगी मुझे जहां है। मीडियम का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर मीडियम का बहुत बड़ा इफेक्ट है, मान लो मैंने तुमसे कहा अगर जो तुमने सिक्का देखा है स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ वो तुम्हें नीचे से ऊपर दिखेगा, लेकिन अगर तुम अपना सब स्विमिंग पूल में डालोगे, ठीक है, तो तुम्हें वो वही दिखेगा जहां रियलिटी में है, क्योंकि तुम दोनों का मीडियम फिर क्या हो गया, सेम। दोनों का मीडियम सेम हो गया, तो जो जहां पर है वो तुम्हें वही दिखेगा, वो वही दिखेगा। ये चीजें हैं, इसीलिए यहां से यहां तक की मैंने गहराई को कम नहीं किया, क्योंकि इसे ये गहराई ये जो है ये चेंज दिख रही है। जब मैंने इसको देखने की बात करी, ये देख रही थी, तो इसको ये तो सेम लगेगी, लेकिन ये वाली चेंज लगेगी, इसकी ये वाली चेंज लगेगी। हो गया? अब जरा सोचो, सर मैं तुमसे अगर ये कहता, जैसे मान लो मैं तुमसे ये कहता जो मछली दिख रही है, मछली मान लो 10 मीटर गहराई पर है, सोचो जरा मछली कितनी गहराई पर है, 10 मीटर, और ये भी एच भी मान लो 10 मीटर गहराई पर है। एच भी कितना है, मतलब जो हमारा पक्षी उड़ रहा है वो भी 10 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 10 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब जरा सोचो सर ये मछली कितने ऊपर दिखेगी तुम्हें, तो तुम बोले कितनी ऊपर दिखेगी, तुम बोले 10 बटे यहाँ पर कितना होता है 4/3, पानी का 4/3 होता है पानी का, ठीक है, 1.33 या फिर 4/3, तो ऊपर जाके कितना हो गया भाई 30/4। इससे अगर भाग करेंगे 4 से, 4 सत्ते 28, 4 पंजे, ये रियलिटी में कितनी गहराई पर है 10 मीटर पर, लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे कितनी गहराई पर दिखेगी 7.5, यानी कि ये मुझे ऊपर 7.5 दिखेगी। अब देख कौन रहा है, स्पैरो को ये कितनी गहराई पर दिखेगी, तो 10 प्लस 7.5 17.5 17.5। अब मछली देखे स्पैरो को, सोचो इसको कितने पर दिख रही है 17.5। अब मछली देखे स्पैरो को, तो ये तो 10 है ही है, ये 10 है ही है। अब ये इसे कितनी ऊंचाई पर दिखेगा, तो इसके लिए हो जाएगा म्यू डब्ल्यू इंटू एच। म्यू डब्ल्यू क्या हो गया भाई 1.33 इंटू एच 10, यानी कि क्या होगा 13.3 मीटर। अब देखो जब मछली देखेगी तो मछली को ये कितनी ऊंचाई पर दिखेगा, ये 10 ना दिख के इसे क्या दिखेगा, इसे मतलब ये होगा पास में, लेकिन दिखेगा कहाँ, ऊपर, यानी कि इसे दिखेगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की 13.3 और यहाँ पर ये 10 यानी कि 23.3। समझे? इसीलिए मछली पकड़ी जाती है। बगुला क्यों खा लेता है मछली को, कि मछली समझती है अभी तो ये दूर है, लगता है दूर है, तो बोलो रियलिटी में 10 और 10 कितनी है 20, इसे कितना दिख रही है, तो ये सोचती है अभी तो दूर है, आ जाएगा आएगा तब तक मैं भाग जाऊंगी, तब तक इसे भागने का टाइम नहीं मिलता, ये खा जाता है। ये चीज है। चलो अगर हम बढ़ेंगे हम नॉर्मल सिस्टम, सिंपल, बस एक ही बात याद रखो, खाली एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, अगर तुम हवा में हो तो शिफ्टिंग कितनी, तो शिफ्टिंग तो तुम्हें एपरेंट कितनी होगी d/u, और तुम अगर डेंसर में हो और हवा की चीज देख रहे हो तो हवा वाली शिफ्ट कितनी हो जाएगी ऊपर, कितनी दूरी पर दिखेगी, तो d म्यू या h म्यू जो। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग पर। नॉर्मल शिफ्टिंग थ्रो ए ग्लास से, एक मेरे पास कोई ग्लास का स्लैब है, ग्लास का स्लैब का मतलब हो गया सर ग्लास का टुकड़ा। अगर मेरे पास कोई ग्लास का टुकड़ा है, उससे कोई रेज आएगी, सोचो ये रेज आई, जहां टकराएगी वहां क्या होगा नॉर्मल। अब रेलर से जब डेंसर में जाएगी, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब कहां जाएगी, नॉर्मल के पास, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल के बताओ, रेलर से डेंसर में जब लाइट जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अच्छा ठीक, तो ये जाएगी फिर इस टाइप से,
नॉर्मल के पास चली जाती है, पास। ठीक है। हाँ, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर होती है, ठीक है, सही है। उसके बाद में जहां ये पड़ी वहां पर फिर नॉर्मल। अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ये कैसे जाएगी, स्टेप से गई, ठीक है। वैसे अगर मैं वैसे जो मेरे पास लाइट आ रही थी, अगर उस लाइट को मैं मिलाता पीछे, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये यहाँ मिलती, ऐसे लाइट आ रही थी यहाँ मिलती, लेकिन इसके अंदर जाने से ये अब कहाँ मिलने लगी, ये यहाँ मिलने लगी। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या हो गई, अब शिफ्टिंग हो गई, कुछ ना कुछ क्या हो गई, शिफ्टिंग। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा कि अभी ग्लास स्लैब नहीं, रे आ रही है, एक रे देखो, एक रे इधर से आ रही है और एक रे इधर से आ रही है। उसके बाद में जो ये दोनों रेज हैं ये यहाँ मिल लेंगी, लेकिन मैंने इनके बीच में एक टी थिकनेस का, टी मोटाई का क्या लगा दिया, ग्लास स्लैब लगा दिया, ठीक है। टी थिकनेस का ग्लास स्लैब लगा दिया। अगर ग्लास स्लैब मैंने इसके बीच में लगा दिया तो जो पहले यहाँ मिल रही थी, यहाँ से अब कहाँ मिलने लगी, इससे, ठीक है। आगे की ओर क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो अगर मैं कहूँ सर इसकी शिफ्टिंग कितनी होती है, तो वही अभी शिफ्टिंग का फार्मूला तुमने क्या लिखा था, बताओ मुझे, क्या ये लिखा था, यस सर, ये तो लिखा था, हाँ, और साथ में डी था, लेकिन यहाँ पर क्या है, टी, यही शिफ्टिंग का फार्मूला होगा, ठीक है। अब देखो ये शिफ्टिंग का फार्मूला हो गया, बोले बिल्कुल ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब क्या किया उसने, चेंज कर दिया। उसने कहा ये ग्लास स्लैब है और बाहर पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल के अंदर ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या है सर, टी। जो रे आएगी, जो रे आ रही थी वो पहले मान लो रेज यहां मिल रही थी, अब रेज कहीं और मिलने के बाद अब रेज मान लो इधर मिल रही है, यहां मिल रही है। अब शिफ्टिंग कितनी होगी, उसने ये कहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पेट्रोल, ठीक है। अब शिफ्टिंग कितनी होगी, तो अब शिफ्टिंग के लिए फार्मूला वही सर, डेल्टा एक्स मान लो शिफ्टिंग हो गई, टी वैसे ही, बस अंतर इतना है, नीचे जो है, नीचे यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू था, किसका था, ग्लास स्लैब का, तो मैंने म्यू लिख दिया था। यहाँ पर क्या है सर, ग्लास स्लैब का म्यू जी है। बाहर क्या है, हवा है, बाहर इधर क्या है, हवा का क्या होता है, 1 बस, और यहाँ पर बाहर हवा ना होके क्या है, पेट्रोल, ठीक है। तो जो शिफ्टिंग का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा टी ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू पी अपॉन म्यू जी, म्यू पी माइनस म्यू पी अपॉन म्यू जी, ठीक है, म्यू पी अपॉन म्यू। देखो मान लो कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैंने तुम्हें 2 ग्लास स्लैब दे दिए,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है सर? x की डिस्टेंस क्या है? x। अगर दोनों के बीच x डिस्टेंस है, ये μ1 और ये μ2, t1 t2, मैं तुमसे कहूं बताओ इसमें रे की शिफ्टिंग कितनी होगी? नॉर्मल शिफ्टिंग रे की कितनी होगी? नॉर्मल शिफ्टिंग रेस की कितनी होगी? मैंने ये तुमसे पूछा। तो देखो सबसे पहले याद रखो कि हवा में कोई नॉर्मल शिफ्टिंग नहीं होती। नॉर्मल शिफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होती है? गिलास के कारण। अब यहाँ T1 है, यहाँ T2, यहाँ μ1 है, यहाँ μ2। तो जो अगर मैं नॉर्मल शिफ्टिंग की बात करूंगा सर, T1 1 माइनस 1 अपॉन T2 1 माइनस 1 अपॉन, ये नॉर्मल शिफ्टिंग, ठीक है? जो नॉर्मल शिफ्टिंग होगी वो इतनी होगी, सही है? इसके कारण ये, इसके कारण ये। अब एक क्वेश्चन और था, ऐसे क्वेश्चन बनाते रहो तो पूरे दिन यही क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है? चुप हो जाओ, चुप। क्या अरे इतनी तगड़ी मंत्री मंत्रणा, इतनी तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नहीं करते हैं भाई, हैं? और टहू तो बहुत बड़ा फैन है अमित शाह जी का। देखो मैंने तुमसे कहा बस एक चीज बता दो, फिर मैं ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगा। ये T1 और ये T2, सही है? T1 और T2। मैंने कहा इधर सर एयर है, लेकिन इधर वाला है पानी, ये वाटर है, इधर भी वाटर है। अब बताओ इसकी नॉर्मल शिफ्टिंग कितनी होगी? अगर यहाँ से कोई रेज ऐसी आई होती, ऐसे शिफ्ट होती, वैसे तो अगर इसे मिलाता तो ये यहाँ मिल रही थी, फिर शिफ्ट होके ऐसे, फिर और शिफ्ट होके ऐसे मिल रही, ऐसे मिलती रेस। तो मैंने कहा बताओ आप शिफ्टिंग कितनी होगी? इधर है एयर, फिर ये क्या गिलास, फिर वाटर आ गया, फिर गिलास, फिर वाटर, आप कितनी होगी? ठीक है? तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं शिफ्टिंग निकालूं सर डेल्टा एक्स, यहाँ तो बाहर एयर है ना, तो T1 1 माइनस 1 अपॉन μ1, T2 म्यू वाटर अपॉन म्यू गिलास, ठीक है? अगर यहाँ μ1 मानूं और यहाँ म्यू गिलास मान लो, चाहे μ2 मान लो, तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी। ये किस में रखा है? दूसरा वाला गिलास किसी लिक्विड में रखा है, तो उस लिक्विड की शिफ्टिंग हो जाएगी, उस लिक्विड की शिफ्टिंग हो जाएगी। कौन सी बात पे चर्चा कर रहे हो? क्या पूछ रहे हो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम बोलते हैं TIR। अब देखो आप चीज एक बार जरा सोचो, आप जो मोबाइल पर बात कर रहे हो, ठीक है? मान लो यूसरा ने अपनी नानी को फोन लगाया, आप नानी का नहीं थी? नहीं नहीं थी? किसके यहाँ नहीं थी? दाऊद खान खाला के यहाँ नहीं थी, और आप उसके यहाँ नहीं थी? आप बहुत दिन से गायब थी। देखो
आप अपने घर गई थी? अच्छा सही। तो मान लो ईश्वरा ने अपनी खाला को फोन लगाया, खाला के नहीं थी ना कि हम आ रहे हैं। अब तुम जरा एक बात सोचो, जो इन्होंने फोन लगाया तो इनकी आवाज उनके पास कैसे पहुंची? ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया था। ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहा था तो मैंने ये बात बताई थी कि इनकी बात इनकी खाला के पास में कैसे पहुंची। कहूँ मत करो तो तुम्हारे मामू के घर ले जाएंगे इसी बात को कि तुम अपने मामू से बात करो फिर कहाँ पहुंचे। अब ये मत कहना हमारे मामू का घर नहीं सामने, ठीक है? तुमको अगर डायरेक्ट बोलेंगे उड़ के आ जाएंगे, सामने तो नहीं है। तो सही। देखो ऐसा है कि मैंने इनसे कहा कि हम जो भी बात करते हैं, हमारे मोबाइल होता है, हमारे मोबाइल में जो वेव होती है वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वो जाती है खंबे पर, जो भी टावर लगा हुआ था उस टावर में नीचे टावर में होती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, और वो ऑप्टिकल फाइबर पूरी दुनिया में बिछी हुई है, समुद्र के नीचे से गई हुई है, ठीक है, पूरी दुनिया में बिछी हुई है। अब तुम्हें पता है जब उन ऑप्टिकल फाइबर से वो रेस वहां जाती हैं जहां पर जो बंदे के पास फोन है उसके सबसे नजदीक जो टावर है, उस टावर से जाके फिर वो सिग्नल कहां भेजता है? उसके मोबाइल पर। उसके मोबाइल में घंटी बजती है, फिर वो उठाता है, तुम इधर से जो बोलते हो फिर वो सुन पाता है, सही है? और ऐसा इसलिए बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने कहा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड 3×10⁸ होती है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि वो 1 सेकंड में ही इस अर्थ के 7 चक्कर लगा देते हैं। तो 1 सेकंड में इतना तो गैप भी नहीं आता है भाई। अगर मान लो कुछ मिली सेकंड का गैप आएगा तो तुम्हें यही लगेगा कि हाँ वो उधर से बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, ठीक है? यही सारी सिस्टम होती है। तो वो सब जो पॉसिबल है वो सिर्फ TIR के माध्यम से ही पॉसिबल है, यानी कि सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले TIR में हम लोग बात करेंगे पहले क्रिटिकल एंगल की, उसके बाद भी TIR। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था TIR, तो कैसे? TIR तभी पॉसिबल है जब कोई भी मेरी रेस रेयर से जाएगी डेंसर मीडियम। अगर कोई भी रेस डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी कभी पॉसिबल ही नहीं कि TIR होगा। मेन रीजन ये कि मान लो मेरे पास में एक रेस थी और मैं हूं यहां पर डेंसर मीडियम में, मैंने रेस डाली यहां पर, जहां रेस पड़ी वहां अपने आप क्या बन गया? ये नॉर्मल बन जाता है। जहां पर रेस पड़ती है वहां अपने आप नॉर्मल होता है, ठीक है, इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जरा सोचो, एक बात जरा ध्यान करना, सर ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम। लाइट को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन लाइट सीधे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयर में कभी भी लाइट जाती है तो कहां जाती है? नॉर्मल से दूर जाती है, नॉर्मल से दूर। लाइट को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि इस साइड में बढ़ जाती है, इस साइड में बढ़ गई। अब जरा सोचो, अगर ये इस साइड में बढ़ गई, अब मैंने क्या किया? एंगल को बढ़ा दिया, एंगल को बढ़ा दिया। जब मैंने एंगल को बढ़ाया तो इस लाइट को जाना चाहिए था सीधे इस प्रकार से जाना चाहिए था। अब ये कहां गई? थोड़ी सी मुड़ गई। फिर से देखो एक बार, इस बात को समझने की कोशिश करो, ऐसा होता क्या है? मैंने कहा यहां पर मीडियम डेंसर है, यहां मीडियम रेयर है। बोले ठीक है सर। एक लाइट आई यहां पर आई, सर ये लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी, इस लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाके कुछ इधर मुड़ गई, तो नॉर्मल से कहां जाएगी? दूर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इसका एंगल और बढ़ा दिया। अब मैंने ऐसे डाली, अब इसे जाना चाहिए था सर ऐसे, अब ये और दूर जाएगी, अब ये गई, फिर मैं एंगल और बढ़ा दिया। एक एंगल बढ़ाते बढ़ाते वो एंगल आ जाएगा जिससे कि ये इसके बाहर ना जाके प्लेन की कैसे चली जाएगी? पैरेलल, प्लेन के पैरेलल, यानी कि जो रे अंदर थी वो रे बाहर आई ही नहीं, अंदर की अंदर ही रहेगी। तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ध्यान रखो, रेस जाएगी तो सीधी ना जाके इधर मुड़ती जाएगी। खुद बताओ, पहले ऐसे डाली मैंने तो ऐसे ना जाने की जगह ऐसे हो गई, फिर मैंने इस पर फिर मैंने थोड़ा एंगल और डाला, फिर वो ऐसे ना होगी, फिर ऐसे हो गई। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन के ये रेस कैसे पहुंच जाएगी? पैरेलल पहुंच जाएगी। अगर ये रेस प्लेन के पैरेलल पहुंच जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं, क्रिटिकल एंगल
क्रिटिकल एंगल का मतलब यही है कि मैंने एक रेस डाली यहाँ से, वो नॉर्मल पर पड़ी और वो नॉर्मल पर पड़ने के बाद वो इस प्लेन के कैसे चलेगी, तो यहाँ पर जो मैंने नॉर्मल से एंगल डाला है उस एंगल को ही मैं बोलूंगा क्रिटिकल एंगल। अब तुम बोलो सर ये वाला डेंसर मीडियम है और ये वाला रेयर मीडियम। अगर मैंने तुमसे कहा मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ हम सबको पता है बहुत अच्छे से सर, यहाँ पर मीडियम म्यू डेंसर, एंगल क्या है आई, तो साइन आई बराबर यहाँ पर मीडियम म्यू आर। सर यहाँ पर देखो नॉर्मल से इस रे ने कितना एंगल बनाया है 90 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90। ठीक है, तो अगर ये साइन 90 तो साइन 90 की वैल्यू 1। अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं ये तो 1 हो गया, तो सिर्फ बचा म्यू आर अपॉन म्यू डी, म्यू आर अपॉन म्यू डी। और मैं जानता हूं अगर ऐसा हो कि म्यू आर की वैल्यू 1 हो, 1 का मतलब क्या होगा, जब वो एयर होगा तो 1 होगा। और सर जो डेंसर मीडियम है उसका मैंने क्या मान लिया म्यू, तो यही जो मेरा क्रिटिकल एंगल था वही म्यू आर की जगह मैं 1 लूंगा और इसकी जगह म्यू। किताबों में ऐसे भी दिया होता है कि क्रिटिकल एंगल आईसी बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन ऐसे दिया होगा। ठीक है, ये तो बात थी हमारी क्रिटिकल एंगल की। अगर मैं तुमसे क्रिटिकल एंगल ना करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूछूं, सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर टीआईआर का जो मतलब होता है वो ये होता है कि मैं अगर तुम खुद बोलो मान लो ये मेरा क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल का मतलब है रेस ऐसे जाएगी तो ऐसे पैरेलल निकल जाएगी। अगर मैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर डालूं रेस, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो मतलब क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर डालूंगा तो लाइट बाहर निकल जाएगी, क्रिटिकल एंगल पर डालूंगा तो जो प्लेन है उसकी कैसे चली जाएगी पैरेलल। अगर इससे ज्यादा पर डालूंगा, अगर इससे ज्यादा पर मान लो मैंने ऐसे रेस डाली, क्रिटिकल एंगल मेरा ये था, ठीक है ये क्रिटिकल एंगल था, तो ये रेस पैरेलल ना जाके और अंदर ही वापस हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले तुम ये उतारो फिर हम टीआईआर की बात करेंगे। तुमने कभी ऑप्टिकल फाइबर देखी है? नहीं देखी। जब आप मेले में गए थे, ठीक है, जब आप लोग मेले में गए थे तो मेले में या कोई भी गिफ्ट की शॉप पे जाओ, मेरा नहीं चल गया, नहीं लगता, हट गया, नहीं लगेगा ना, जमीन पे केस चल रहा है, इसमें कब्जा नहीं। चलो अब एक बात समझो, देखो जब आप किसी भी गिफ्ट शॉप पे जाओगे तो आपने वहां पर देखा होगा कि नीचे लाइटिंग होती है, उस लाइट के ऊपर सफेद सफेद बहुत सारी प्लास्टिक टाइप के होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बहुत पतली पतली प्लास्टिक टाइप की। जब आप उसे जलाओ तो वो प्लास्टिक वाली तुम्हें लगती है जैसे ये जल रही है। हाँ, ऐसा कभी गिफ्ट शॉप पे देखा होगा। वो क्यों जल रही है भाई? टीआईआर के कारण। वो क्यों जल रही है? वो टीआईआर के कारण जल रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। उसका भी मैं बताऊंगा, और कैसे हमारी ऑप्टिकल फाइबर काम करती है वो भी आपको हम बताएंगे। बता दिया? चलो बता दिया। फिर लिखो, लिखना क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर एयर, क्रिटिकल
वाटर एयर critical angle of water air is 78.75 डिग्री 78.75 डिग्री। अगर कोई एयर और वाटर हो, एयर और वाटर, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर तुम्हारा वाटर था, यहां एयर, तो तुम अगर 48.75 डिग्री पर किसी रेस को नॉर्मल से डालोगे तो वो रेस बाहर नहीं निकलेगी, वो कहां रह जाएगी, अंदर ही रह जाएगी। यहाँ पर एक बात और याद रखना, यहाँ पर जो हम लोग जो भी वाटर की बात करते हैं ना, साइंटिस्ट जो ये वाटर की बात कर रहे हैं, ये प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ये तुम्हारे समुद्र वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, आइस वाटर, ठीक है, और ना ही तुम्हारा किसकी बात कर रहे हो, तुम पानी पीते हो, इसकी भी बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये लोग सब प्योर वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर। जैसे मान लो तुमसे 48.75 मैंने लिख रखा है 48.75 डिग्री, 48.75 डिग्री, ठीक है। इसकी बात करते हैं। जैसे मान लो तुमने ऐसा देखा होगा, जो वाटर होता है, वाटर में करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं है, लेकिन बरसात के पानी में होती है, जमीन के पानी में होती है, ये तुम्हारे जो घर में पानी होता है उसमें भी होती है, जो पानी पी रहे हैं उसमें भी होती है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो प्योर वाटर माना जाता है और इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना, और बहुत सारी डेथ बॉडीज भी होती है। डेथ बॉडी होती नहीं होती है, जिंदा क्रीचर होती है इसमें, जिंदा क्रीचर। अरे क्या बोलते हैं उन्हें, क्या बोलेंगे, बायोलॉजी वाले बताओ क्या होता है जिंदा क्रीचर, क्या क्या होते हैं इसमें बोले हुए, माइक्रोस्कोप, हाँ वो सब होते हैं इसमें, ठीक है। हाँ तो दिखते नहीं है हम लोगों को, देखने लगे तो पियोगे ही नहीं, पियोगे नहीं तो मर नहीं जाओगे, पियोगे, ठीक है। चलो सही, अब देखो ये चलो देखो ऐसा है सर, सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर की बात अगर मैं करूं, अब देखो अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं, जो अपने यहाँ पर तुमने देखा होगा वाईफाई लगता है, ठीक है, वाईफाई में वो जो वर्क करता है वो फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर से ही इंटरनेट आ रहा होता है, तुम्हारे मोबाइल की तरह नहीं आता है, ऊपर से इंटरनेट नहीं आता है, ऑप्टिकल फाइबर से आता है, इसीलिए उसकी स्पीड बहुत होती है, स्पीड उसकी होती है। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर से जो उसमें तुम देखना, अगर कभी भी तुम्हें मौका मिले तो देखना, बहुत पतली पतली वायर होती है, बहुत पतली, कभी खोल के देखना, वो मोटी वायर होती है, उसे कभी खोल के देखना, उसमें बहुत बहुत पतली वायर होती है। तो उसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले एक इधर तुम्हारी ईयर है क्या कुछ और है, लेकिन इससे कम डेंस होना चाहिए, इससे कम डेंस। अब देखो यहां से अगर एक रेस ऐसे पड़ेगी, पड़ने के बाद में ये ऐसे चलेगी, ये क्या हो रहा है, ये TIR हो रहा है, TIR। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये सरफेस है, यहाँ सरफेस पर अगर तुम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर किसी रेस को डालें, ये जो एंगल है ये मैंने थीटा मान लिया, और थीटा इज ग्रेटर देन टू IC। IC का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल, कुछ लोग यार थीटा सी भी बोलते हैं क्रिटिकल एंगल को, ठीक है, मैंने IC लिख दिया है। तो थीटा इज ग्रेटर देन IC, अगर थीटा इज ग्रेटर देन IC होगा तो रेस यहाँ से जाएगी और यहाँ पर वापस चली जाएगी, इसे बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं, ऑप्टिकल फाइबर की बात, ऑप्टिकल फाइबर में जो म्यू की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन √2 होती है, ये याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये मेंस में पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार पूछ लिया गया है। लेकिन तुम्हें बस इतना तुम्हें बस याद कर लो, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, तुम्हें बस इतना याद करना है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो म्यू की वैल्यू होती है वो √2 से क्या होती है, ज्यादा होती है। √2 से ज्यादा, अगर ये √2 से कम होगी तो यहाँ पर TIR पॉसिबल नहीं है,
यहाँ पर TIR इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जो ये म्यू की वैल्यू है वो √2 से ज्यादा है, इसीलिए तुम्हारा TIR पॉसिबल है, अदरवाइज TIR पॉसिबल नहीं है। अब तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो प्रेमपाल को तुमने टार्च लेके गहरे पानी में उतार दिया, नहीं ऑक्सीजन मास्क लगाया ना, ऑक्सीजन का टैंक भी नहीं। अब तुम लोग सभी बताओ, मुझे आंसर बताओ। अब मैंने क्या किया, एक टॉर्च दे दी, ये पानी के अंदर गए और पानी के अंदर जाके इन्होंने मान लो ये 10 मीटर नीचे गए, पानी के सब पानी है 10 मीटर नीचे गए, इन्होंने टार्च जला दी, ऐसे जला दी टार्च जला दी। अब जरा सोचो, जब इन्होंने टार्च जलाई है तो क्या पूरे के पूरे स्विमिंग पूल से रोशनी बाहर निकलेगी या कुछ एक एरिया से निकलेगी? और कुछ एक एरिया से निकलेगी, ठीक है। चलो कुछ एक एरिया से निकलेगी तो कितने एरिया से निकलेगी, कितने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है। इन्होंने क्या जलाई है, टॉर्च जलाई है पानी के अंदर। अगर इन्होंने पानी के अंदर कुछ टॉर्च जलाई है तो बाहर तो निकलेगी ना, तो कितने बीचा से कितने जगह से बाहर निकलेगी। इसी कटे यही दूसरे तरीके से मैं क्वेश्चन को क्या कह सकता हूँ, दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे कहा कि मान लो एक सिक्का पड़ा है, कोई सिक्का पड़ा है पानी में, सिक्का पानी में पड़ा है। अब वो उसे तुम देख रहे हो तो वो कितनी दूर से तुम्हें दिखेगा और कितने एरिया में तुम्हें, मतलब कितनी दूर तक तुम्हें दिखेगा, कितनी दूर तक तुम्हें नहीं दिखेगा। अगर कोई भी सिक्का अगर पानी में पड़ा हो तो तुम जब इसके कतई सटीक ऊपर होगे तो तुम्हें वो स्पष्ट दिखेगा, और अगर तुम स्विमिंग पूल में उससे दूर जाके जाओगे तो वो तुम्हें इतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। रीजन, अब इस चीज का रीजन देख रहे हैं हम लोग कैसे, अरे देखो इसके बारे में देखिएगा, इसके बारे में ये लोग पिछला टेस्ट बना रहे थे, मैंने देखा ज्यादा नहीं हो तो बोले नहीं सर इतने बच्चे नहीं आएंगे, अरे मैंने कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे आ जाएंगे। अब वो बस टेस्ट कम पड़ गया इस बार पीडीएफ दे दी मेरे पास पीडीएफ है जो लेट आए तो 4 बच्चों को पीडीएफ, 4 बच्चों को इस बार मैं बढ़ाऊंगा तो 30 करवाऊंगा, 30 बढ़ाऊंगा, 25 30 करवा देंगे ना, 25 क्या जा रहा है बच्चे उड़न में लगे ना। हाँ इस बार सिलेबस ही बताया है, हाँ बता दीजिए। मैं 11 डाल दें या पूरा 12 डाल दें, पूरा 12 तो हुआ नहीं, पूरा 11 ले लें या फिर 11 में 12 ऐड करके डाल दें, 11 12 ऐड करके डाल दें। यूजुअली होता है कि वो कर देंगे, बता देंगे कितना डाल देंगे, नहीं पता, चलो हम बता देंगे। ए दो लिखो, क्वेश्चन लिखो, ए आइसोटॉपिक देखो, एन आइसोटॉपिक पॉइंट सोर्स, एन आइसोटॉपिक पॉइंट सोर्स, an isotopic point source is placed at a depth h below the water surface, below the water surface. A floating disk DISC, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। A floating disk is placed on the surface of water
is placed on the surface of water so that the bulb is not visible, so that bulb is not visible from the surface, visible from the surface. सर प्लेस्ड के बाद क्या बोला? Placed on the surface of water, on the surface of, so that the bulb is not visible from the surface, from the. What is the minimum radius of the disc? What is the minimum radius of the? What is the minimum radius of the disc? अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये समझने को। सभी लोगों ने नीट का फॉर्म भर दिया? सर कंटिन्यू में पढ़ा है। कहाँ है? फोटोज है। लास्ट डेट कितनी है? 9 मार्च। ज़्यादा लास्ट डेट के चक्कर में मत पड़ो, फॉर्म भर दो, सही है? जल्दी से जल्दी फॉर्म भर जाता है तो फिर थोड़ा सा कोई ये टेंशन फ्री हो जाते हो, खाली तैयारी करो, ऐसे भी 2 महीने बाद पेपर है। हाँ बताओ, तुम बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं तुमसे पीछे वाली। हाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? भाई हम कह रहे हैं, देखो अब जब तुम एक बार सोचो, तुमने इनसे बातें करी, ठीक है, एक बात जरा ध्यान रखो, ए भी बातें कर रहा है, तुमने इनसे बातें करी, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, सिवाय बर्बादी। समझ रहे हो? इसलिए जो चीज सीखने आए हो उस चीज को सीखो। मैंने तुम्हें इससे पहले एग्जाम्पल में बताया था, एक दूध दही मट्ठा मक्खन वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने तुमको। हाँ सर बता रहा है। वही मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मट्ठा बनने से कोई फायदा नहीं है, समझे? बनना है तो बटर बनो। सर बता दो हैं? बता दो कितना होता है? और वाटर का पता ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे छोटे बच्चों को बताओ। देखो अब जरा सोचो, एक चुप रहो बिल्कुल, राहुल तुम बिल्कुल चुप रहो, बता रहा हूँ। एक बात सोचो कि बरसात होगी क्या? ये है, यहाँ वाटर है सर, यहाँ पर उसने टॉर्च जलाई है। अगर यहाँ से टॉर्च जलाई है, उसने ये कहा बताओ बाहर, यहाँ से एक लाइट जाएगी सर ऐसे, ये क्या होगा? नॉर्मल होगा। मतलब एक रेस सर ऐसे भी जा रही होगी, एक ऐसे भी जा रही होगी, एक ऐसे भी जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी। अगर ये देखो जैसे जैसे मैं इस पर जा रहा हूँ वैसे वैसे देखो एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है। अगर मैं ऐसे डालूंगा तो एंगल कुछ और ज्यादा नहीं हो जाएगा, ऐसे डालूंगा तो एंगल और ज्यादा। सब नहीं समझ में आएगा। यहाँ से अगर मैं ऐसे डाला एंगल इतना, यहाँ डाला बढ़ गया एंगल, और डालूंगा और एंगल बढ़ जाएगा। कब तक एंगल? अब देखो कब तक लाइट बाहर निकलेगी? जब तक तुम क्रिटिकल एंगल पर नहीं पहुंच जाते। अगर तुम क्रिटिकल एंगल पर पहुंच गए तो यहाँ से रेस गई तो, लेकिन जाने के बाद बाहर नहीं निकलेगी। यानी कि यदि कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ तक इसकी रेस आ ही नहीं रही है, क्योंकि रेस तो यहाँ पड़ी और यहाँ पड़ के इधर निकल गई। तो इस वाले बंदे को ये वाला बल्ब नहीं दिखेगा। सही है। दूसरी चीज, दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, बताओ कितने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी? कितने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी? तो जितना इधर है उतना ही तो इधर होगा सर। यानी कि ये हो गई तुम्हारी रेडियस, त्रिज्या होगी।
जितना देखो खुद बताओ, अगर यहाँ कोई बल्ब है तो जितना इधर है उतना ही इधर, जितना इधर उतना इधर, तो ये एक क्या बन गया? सर्कल। सर्कल बन गया। तो जो लाइट बाहर निकलेगी वो एक प्रकार से सर्कुलर एरिया से बाहर निकलेगी, ठीक है। अब तुमसे अगर ये रेडियस पूछी जाए तो मुझे बताओ, ये एंगल आईसी है तो ये एंगल भी क्या होगा? क्यों आईसी होगा सर? क्योंकि ये क्या बनना है? जेड बनना है। अगर ये जेड बनना है और यहाँ पर मैंने ये डेप्थ इसकी एच ली है, तो अब जरा सोचो सर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगल है इसके सामने वाला, और 90 के सामने क्या होता है सर? हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया? बेस। ऐसा फार्मूला लगाओ जिसके अंदर, क्योंकि मुझे बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें बेस और परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले मैंने क्या लगाया? साइन। साइन क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये नहीं लगाना है, ठीक है। मैं कौन सा लगाऊंगा? tan IC। परपेंडिकुलर क्या है सर? R। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? H। यही तो आया सर, ये आया सर। tan IC बराबर R अपॉन H। मैंने कि कोई दिक्कत नहीं। तुम बोले सर जो ये रेडियस होगी ना, रेडियस वो R बराबर होगी H tan IC, सही है। रेडियस किसके बराबर होगी? H tan IC। सर ये IC को भी खत्म करो, तो IC खत्म हो सकता है कैसे? क्योंकि ऊपर तो क्या है अगर एयर और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर? म्यू में ही तो रखा हुआ है ये बल्ब। तो अगर मैंने तुमसे कहा, तुम बोले अभी सर थोड़ी देर पहले तुम बोले थे कि साइन IC 1 अपॉन म्यू के बराबर होता है। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैंने कहा ठीक है। तुम बोले सर साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर बने और हाइपोटेन्यूज क्या है? म्यू। अगर मैं इसी चीज को, इस साइन IC को किस में बदलूं? tan में। tan क्या होता है? बोले tan होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन मुझे यहाँ से बेस तो पता ही नहीं, मुझे क्या पता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं बेस निकालूं तो बेस स्क्वायर बराबर अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ये समझ में नहीं आया? ये पाइथागोरस थ्योरम है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाए, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब। तो मुझे बेस आ गया। अब मैं अगर tan में बदलूं, tan IC क्या होता है? बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 1 और बेस क्या है? म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू अगर मैं उठा के यहाँ रखूं तो तुम बोले R बराबर, जो सर मैंने H tan IC बोला था, H ऐसे ही इसकी जगह मैं बोलूंगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये मेरी रेडियस आ गई। इतनी रेडियस से लाइट कहाँ निकलेगी? बाहर। इतनी रेडियस से बाहर जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा R बराबर H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। सीधी सा क्वेश्चन, जो तुमने क्वेश्चन लिखा है उसी का आंसर है।
बताओ लाइट जिस एरिया से निकल रही होगी वो एरिया क्या होगा, कितने एरिया से लाइट बाहर निकल रही होगी, एरिया निकालना है तो मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में एरिया निकालो। बल्ब है, बल्ब जल रहा है 10 मीटर गहराई पर, यहाँ पर क्या है तुम्हारा पानी, वाटर, ये बात का मतलब गिलास ले लो, गिलास ले लो, बात का मतलब गिलास ले लो, नीचे क्या है तुम्हारा, ये गिलास है, गिलास के नीचे बल्ब जल रहा है, ठीक है, ऊपर ये गिलास रखा हुआ है, ठीक, और तुम्हें बताना है कि कितने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी, एरिया बताना है, रेडियस नहीं, एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो क्या निकालोगे सर, रेडियस, आर बराबर एच बटे अंडर रूट म्यू स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर माइनस क्या 10 बटे, ये क्या हो जाएगा 2.25 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 10 बटे अंडर रूट 1.25, ठीक है, 1.25 किसका हो जाएगा, 125 किसका हो जाएगा 11। अब देखो सर इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको जरा सोचना, इसको सॉल्व करने का तरीका, चुप रहो बिल्कुल सर, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, ये 2 हैं तो 10 की घात माइनस पॉइंट हटा दिया, अब 10 की घात माइनस 2 का 10 की घात माइनस, ये है 125 अंदर, तो 11 11 में 121, ठीक है, तो लेवल पे यहाँ पर क्या लिख देना 11 पॉइंट, एक अगर ये हटाऊंगा तो 1.1 हो गया, यानी कि 10 बटे 1 पॉइंट चाहिए 10 अब ये देखो, अगर नहीं भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसे ऐसे भी लेने तब भी कोई दिक्कत नहीं, कैसे, क्योंकि तुमसे क्या पूछा गया है सर, पाई आर, पाई ऐसे लेने दो, इसका जब स्क्वायरिंग करोगे या इसका स्क्वायरिंग करोगे तो 10 का कितना हो जाएगा 100 और इसका कितना हो जाएगा 1.2, ठीक है 1.2 है, बस इससे यहाँ से मीटर स्क्वायर निकाल लेना, बहुत एरिया आ रहा है, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो लगाओगे, ठीक है, तो पाई गुणा 10 की घात 4 बटे 125 मीटर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा एरिया है। केमिस्ट्री में तुम्हारा कुछ लटका लटका लग रहा है, वो पाएगा कि मैं भूली कल बोली सर, हम इस बात से परेशान रहते हैं, आपका सिलेबस इतनी जल्दी हो कैसे जाता है, आपका कोर्स आपका वो होता है चैप्टर इधर स्टार्ट होगा इधर खत्म हो जाता है, 4 दिन में ही खत्म कर देते हैं। हो गया पेपर अच्छा नहीं बना, कौन सा पेपर सर ने बनाया था, अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, हार्ड नहीं था, कैसा था, मतलब सर भी नहीं लगा, कहाँ हमारे क्वेश्चन जो टॉपिक बताया था उनका वो आया, मतलब बहुत वही आए थे, तो उसको पूरा पेपर वही था, मॉड्यूलर से भी क्वेश्चन है, कौन सा मॉड्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का कर रहे हो, नहीं इसका बायो अरे बायो का, फिजिक्स का तो अच्छा था, पूरा बायोमॉलिक्यूल्स आया था, पूरा बायोमॉलिक्यूल्स से भी क्वेश्चन आ गए थे, अच्छा बायोमॉलिक्यूल्स ही तो थे, बायोमॉलिक्यूल बता रहा हूँ, मॉड्यूलर भी बता रहा हूँ, इनहेरिटेंस मैं तो उसमें से एक क्वेश्चन नहीं देखा, दो चैप्टर थे, 2 चैप्टर मैंने बताए थे आपको, पढ़ोगे ना, सारे क्वेश्चन करे थे मैंने, 2 चैप्टर थे, 2 चैप्टर
से आया था मिला के। सर डिवीजन ऑफ हाँ, एक इस बार तो तुम्हारा टेस्ट दे देंगे, लेकिन हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी। टोटल वो वाले चैप्टर कौन से, पूरी 11th और 12th, लेकिन कोई हुआ नहीं अभी। वो चित्र बेसिस, चित्र का मतलब क्या है, फिगर बेसिस कि एक जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 100 की 100 क्वेश्चन की फिगर होती है। फिगर्स को आइडेंटिफाई करके, जैसे उसमें लिखा होगा कोई भी फिगर है तो उसमें लिखा होगा कि बताओ ये ए है तो ये ए क्या है, बी सी डी ये क्या है, इस टाइप से। लेकिन अभी हमारा पूरा तो हुआ नहीं है ना, लास्ट रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्कल, इसी को तुम लोगों ने एनालम थी ना इस बार टेस्ट में, इस बार टेस्ट में एनालम थी ना। अच्छा, एनालम की जो लास्ट में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे वो अच्छे थे। एक क्वेश्चन जो है उसमें मैंने सभी को नंबर दिलवाए हैं, वो क्वेश्चन गलत था। लास्ट में करके था 32 से 36 नंबर पे पेपर का क्वेश्चन था कि ऊपर वाले के तरीका कुछ ऐसे करके दिया हुआ था, ठीक है, तो वो गलत था क्वेश्चन, तो उसमें मैंने सबको नंबर दिलवा दिए। बाकी सभी क्वेश्चन ठीक है, इस बुक में इतना बेहतर नहीं है। कुछ क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छे थे और कुछ क्वेश्चन बहुत सरल थे। तो देखो, कभी भी जब पेपर को बनाया जाता है, इधर सुन ले, जब कभी भी पेपर को बनाया जाता है तो पेपर पता है बनाने का तरीका ये होता है कि कोई भी तुम पेपर उठाओ, उसमें मॉडरेट भी होगा, सिंपल भी होगा और हार्ड भी होगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाए हैं। मैंने तुमसे कहा फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, अगर तुम उसे देख के समझ गए ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उसे छोड़ के अगले बढ़ो चुपचाप, उसे बिल्कुल लास्ट में अगर टाइम बचे तो आओ, अदरवाइज उसे छोड़िए, क्योंकि नहीं तो वो एक क्वेश्चन तुम्हारे 5 क्वेश्चन खा जाएगा। इस टाइप से आगे बढ़ा जाता है और क्वेश्चन करने की स्पीड, कैलकुलेशन की स्पीड वो तुम्हारी तभी आएगी। सबसे पहले तो फिजिक्स में तुम्हें कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज याद है, सारे के सारे फार्मूला याद है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला याद किए होंगे तो आपको क्वेश्चन तो समझ, पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो तुम्हारा यही समझ में नहीं आएगा इसमें फार्मूला लगेगा तो लगेगा कौन सा, समझे, फिर कोई फायदा नहीं। तो हर एक क्वेश्चन का फार्मूला, और मैंने इससे पहले भी तुम लोगों से बोला है कि मैंने कहा था कि मैं क्या, मेरे अलावा यहाँ अगर भगवान पढ़ाने आ जाए तब भी सिलेक्शन नहीं हो सकता तुम लोगों का, जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करो, ठीक है। अपने आप से अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन से नहीं लगाओगे, अपने आप से घर जाके नहीं पढ़ोगे, है ना प्रेमपाल, ठीक है, तब तक कुछ नहीं पढ़ने का, कुछ नहीं होने का। तुमने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। दूसरा, जब पढ़ने बैठा करो तो मोबाइल थोड़ा दूर रखा करो, ठीक है। एक कोई मोड आता है, जोर मोड करके, पता नहीं कैसे करके मोड आता है फोन में, नहीं जैर मोड करके आता है, वो तुम अगर लगा तो 3 घंटे तक कुछ कर ही नहीं सकते, चलेगा ही नहीं तुम्हारा फोन, तुम्हारा फोन ही नहीं चलेगा, तुम कितनी भी कोशिश करेंगे तब भी तुमसे नहीं चलेगा, फिर वो 3 घंटे बाद ही चलेगा अपने आप से, ठीक है। तो एक बार दिल हल्का करके तुम लगा के, क्योंकि जब तुम्हारा पढ़ने का मन करता है ना तो तुम एकदम से मोबाइल से दूर रखते हो, उसी समय वो मोड लगा दिया 3 घंटे बाद, फिर तुम्हारा 10 मिनट बाद मन करता है तो तुम चलाने लगते हो, फिर तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, अब तुम चलाओगे क्या, उसमें चलेगी सिर्फ तुम्हारी कॉल आएंगी बस छुट्टी, वरना और इमरजेंसी कॉल लगा सकते हो बस उससे, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारा मोबाइल ही नहीं खुलेगा एक प्रकार से, ये चीज़ तो कर लो कुछ। हमारे टाइम में सही था, मोबाइल थे ही नहीं, हमारे टाइम मोबाइल ही नहीं थे। देखो ऐसा है, अगर मैं रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस, थोड़ी बोरिंग है ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आएगी थोड़ी अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वेव ऑप्टिक्स से कम होते गए, कम आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रे ऑप्टिक्स से नहीं आते, वेव ऑप्टिक्स से आते हैं, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेव ऑप्टिक्स से आते हैं, लेकिन रे ऑप्टिक्स जब सिलेबस में है तो कंप्लीट तो कराना है,
एक चीज सोचो सर, अगर मैं कहूं आपसे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, इसका मतलब ये हुआ कि सर एक तरफ कोई दूसरा मीडियम है जो मैंने मान लिया, मान लो μ2 है और इधर मान लो μ1 है, इधर पूरा मीडियम μ1, इधर पूरा का पूरा मीडियम μ2। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट से कोई रेस जाएगी, जाने के बाद कहीं तुम्हें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। जहां इमेज मिलेगी तुम बोले यही डिस्टेंस u कहलाएगी और ये डिस्टेंस सर b कहलाएगी। एक डिस्टेंस तुम्हारी u कहलाएगी और एक डिस्टेंस क्या कहलाएगी तुम्हारी b कहलाएगी। सर इसका कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर मैं इसको पूरा करता तो पूरा करने के बाद जहां रेडियस आती, जो उसकी त्रिज्या होती, रेडियस होती, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका फार्मूला कैसे याद रखोगे, मैंने तुमसे जब मिरर पढ़ाए थे तो तुमसे मिरर में फार्मूला बताया था 1/b या 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यही पढ़ाया था मैंने। और मैंने कहा था मिरर में प्लस इसलिए आता है क्योंकि तुम मिरर से चेहरा देखते हो, चेहरा क्यों देखते हो, सुंदरता बढ़ाने के लिए, सुंदरता में क्या आता है, प्लस आता है। मैंने कहा था अगर लेंस आ जाए तो क्या कर देना, माइनस कर देना, क्योंकि लेंस लगने से आंखों में चश्मा लग जाता है ना, तो सुंदरता घट जाती है, तो क्या आ जाता है वहां पर माइनस। ठीक है, अब जरा सोचो, इधर देखो, वहां पर भी जब मैंने बात करी थी तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u आता। ऐसे यहां पर भी पहले b बाद में, अब देखो b तो b नीचे b, ठीक है सर, b के ऊपर क्या है भाई, b कौन से मीडियम में है, b कौन से मीडियम में है, अब u कौन से मीडियम में है सर, μ1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, ठीक है, ये फार्मूला। अब देखो मैं इसी फार्मूला को तुम्हें बता रहा हूँ, जब हम लोग बोर्ड एग्जाम पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में यही फार्मूला चार तरीके से दिया हुआ होता है, चार तरीके से हमें सिद्धिविक्रम रूप भी करना पड़ता है। एक बार जरा समझना, मैंने तुमसे कहा मान लो कि सर मेरे पास में कोई एक ऐसी सरफेस है, ठीक है, अब मेरा इसका r तो सर इधर होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मान लो μ2, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, μ2 में, और बाहर का क्या मान लिया मैंने, μ1। अब इसके लिए फार्मूला को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कतई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारी इमेज, ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज को मान लो तुम इधर बन रही, मान लो इमेज बाहर बन रही, ठीक है। अब जरा सोचो, सबसे पहले तुम क्या लोगे, b वाली टर्म, b कहाँ है, इधर है, b कहाँ है, इधर, तो क्या लिखोगे, b किस में बनना है सर, μ1 माइनस, अब क्या लोगे सर, u, क्या लोगे, u किधर बनना है, μ2। अब देखना, जैसे पहले μ2 माइनस μ1 था, अब क्या होगा सर, μ1 माइनस μ2 अपॉन r, ये फार्मूला होगा। ठीक है, पहले जो फार्मूला था, पहले खुद सोचो जरा, सोचना, पहले b लेना उसके बाद में u लेना। तो पहले मैंने b देखा सर, b तो यहाँ बनना है, बोले कोई बात नहीं, कौन सा मीडियम है, बोले μ2, तो बोले μ2 अपॉन b, u तुम्हारा किधर है, μ1 में, तो μ1 अपॉन u इज इक्वल टू सर μ2 माइनस μ1 अपॉन r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं दूसरे साइड गया, मैंने कहा मान लो मेरा ऑब्जेक्ट उधर ना होके मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है तो कौन से मीडियम में सर, μ2, तो मैंने कहा b तो सर मेरा μ1 नहीं, b कहाँ है मेरा, μ1, तो मैंने क्या किया, b बटे μ1 माइनस, उससे पहले b लूंगा, उसके बाद में μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r इसका क्या हो गया है, r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। उतारो, अच्छा तुम्हारा वो सब हट गया है, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, और हाइपर मायोपिया, ये सब हट गया है, और सब स्कैटरिंग हट गया है। हाँ बस अब याद आ गया।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेटा वो भी हट गया है, रेनबो उनको ये सब हट गया। रेनबो को पिछली बार था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये सब उन्होंने कोर्स से बहुत हट गया है। सर किस टाइम में बेस्ट करो? इस टाइम में फ्री हो। फ्री रात के 12, 1, 2, 3, हाँ 6 ना 3 बजे से पहले। 3 बजे से पहले 3 तक पूरा कंप्लीट है। आज हम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजूंगा और बताऊँ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में क्या है। सर मेरे पास एक टेस्ट पेपर पड़ा है एलन का क्या दे रहा है उसमें? और 2 चलो उसके 2 पेपर है, तो उसमें केमिस्ट्री भी है। चलो उसमें वो है, फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, केमिस्ट्री भी डाल दूंगा साथ में। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में है तुम्हारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? अभी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री नहीं हुआ तो खाली फिजिक्स कर देना। बायो में बायो नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इसको तो आप लोग उसका क्वेश्चंस करना। और देखो क्वेश्चंस मेरी एक बात सुनो, क्वेश्चंस करोगे? हाँ क्वेश्चन करोगे? हाँ करना जरूर क्वेश्चन, ठीक है? सेंड कर दो। भेज देंगे। तो क्वेश्चंस करने का मैं तरीका बताऊं कैसे क्वेश्चंस करना चाहिए तुम लोग, और पढ़ना भी देखो कैसे चाहिए। जैसे मान लो हम लोग जब एक सब्जेक्ट से पढ़ते हैं ना तो उससे बोर हो जाते हैं। हमने जैसे पहले फिजिक्स उठाई है, तो फिजिक्स बहुत बोरिंग लगती है। उसके बाद तुम फिजिक्स से बोलोगे केमिस्ट्री उठा लो, केमिस्ट्री से बोलोगे बायोलॉजी उठा लो, बायोलॉजी से बोलोगे फिर फिजिक्स उठा लो, ठीक है? इस टाइप से। और दूसरा जैसे मैंने आपसे कहा भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये नहीं, अब मैंने तुम्हें बता दिया चैप्टर। अब तुम क्या करना, पहले घर जाकर करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स पढ़ना, तुम्हें उसके फार्मूला याद करना, फार्मूला याद करने के बाद फिर पीडीएफ खोलना और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ये नहीं कि बस खाली पढ़े लिखे कुछ नहीं और डायरेक्ट पीडीएफ खोल के करने बैठे, है ना? और जितने भी ये टेस्ट मैं तुमको दे रहा हूँ उन सब टेस्ट को जो लेवल रहा है ना वो उसी टाइप का लेवल है कि मॉडरेट भी होते हैं, इजी भी होते हैं और उसमें हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। और जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं तुम लोगों के, जितने क्वेश्चंस मैं देता हूँ कि रिलेटेड सिलेबस है, उसमें से वो एक भी क्वेश्चन नहीं आता। मैंने सारे क्वेश्चन को हटे हुए, सारे नए पैटर्न के हैं, क्योंकि नया पैटर्न लास्ट ईयर से ही तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो सब सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो नए पैटर्न से हैं। टोटल 50 क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे 35 तक, तो 35 से 50। तो आप लोग कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, फिर अपने आप को जज करने की। जब मैं आंसर की भेजता हूँ तो आपको ये देखो मेरे गलत कहाँ हुए और मेरे कितने गलत हुए, कितने सही हुए। अब उसमें बेइज्जती थोड़ी है तुम्हारे कितने नंबर आए, कितने नंबर नहीं आए, लेकिन ईमानदारी के साथ और टाइमिंग लगा दो। 1 घंटे पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद 1 घंटे टाइमिंग लगाओ, 1 घंटे टाइम लगाना खाना खाने के बाद, है ना? लो कहीं हलवा आ रहा तो छोंक छान के भाग जाना, ठीक है? 1 घंटे तो फिजिक्स तो नहीं हो पाता। एक फिजिक्स में ज़्यादा करो तो 1 घंटा 10 मिनट कर दो, इससे ज़्यादा कर दो। बहुत करो तो 1 घंटा 10 मिनट दे, इससे ज़्यादा टाइम करो